चैप्टर्स 1057, 1058, 1059, 1060 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1057 फैंग युआन की आजमाइश 5/5 चूडू, जिसे डोमिनेशन इमॉर्टल के नाम से जाना जाता था, नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड का एक जाना माना नाम। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। हुआंगजिन ब्लडलाइन से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी शुरुआत बहुत नीचे से हुई थी, यहां तक कि उसका अपचर भी किस्मत से ही जागा था। बिना किसी गुरु या कबीले की मदद के उसने अकेले हाई कल्टिवेशन किया। उसने स्ट्रेंथ पथ चुना, लेकिन उसकी कमजोरियों में बंद कर नहीं रहा। अपने जबरदस्त टैलेंट के दम पर उसने अकेले हाई जिन स्ट्रेंथ गू, स्ट्रेंथ ऑफ 10 जिन गू, जून स्ट्रेंथ गू, स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू और भी कई गू बनाए। इन गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सबकी हैरान नजरों के सामने वो एक मोर्टल से इमॉर्टल बन गया। लेकिन उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब वो गू इमॉर्टल बना तो उसने अपनी जड़ों में वापस जाकर ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच की शुरुआत की। इस छोटी सी ब्रांच ने मरते हुए स्ट्रेंथ पथ में एक नई जान फूंक दी। जैसे सूखे पेड़ों में जिंदगी लौट आई हो, स्ट्रेंथ पाथ एक अलग ही रोशनी में फिर से चमक उठा। बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम ब्रांच और एटमॉस्फेरिक हेवन एंड अर्थ ब्रांच के बाद सबने ये मान लिया कि स्ट्रेंथ पथ में एक नई ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच जुड़ गई है। सिर्फ अपनी कोशिशों से उसने स्ट्रेंथ पाथ का फ्यूचर बदल दिया। उसकी इस बड़ी कामयाबी को कोई भी नकार नहीं सकता था। आज नॉर्दर्न प्लेन्स के 10 में से 9 गू मास्टर्स साइड में स्ट्रेंथ पाथ की कल्टिवेशन करते द और वो ZYA डेटार ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच का हाई इस्तेमाल करते थे। किस्मत एक अजीब चीज थी, कोई भी उस समझ नहीं सकता था। चाहे चूडू हो या फैंग युआन, उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे हालत में मिलेंगे। फैंग युआन अपनी आजमाइश से गुजर रहा था। एंशिएंट रूइन बद की ताकत की वजह से उसके इमॉर्टल एपर्चर की दीवारें टूट गई थी, जिससे वो बाहरी दुनिया से जुड़ गया था। और चूडू अपने चेले की इमॉर्टल बनने की आजमाइश में उसकी मदद कर रहा था, रेकलेस सेवेज के असली मतलब को अब्जॉर्ब कर रहा था। नॉर्दर्न आईसी प्लेन इतना बड़ा था, लेकिन इन दोनों लोगों ने अपनी आजमाइश के लिए इतनी पास की जगह चुनी। दूर से ही एक पाल में दोनों की नजरें टकराईं। चूडू ने अभी अभी अपने चेले की आजमाइश को खत्म किया था। उसका एक हाथ पीठ के पीछे था, जबकि दूसरे हाथ से वो फ्रॉस्ट लाइटनिंग से खेल रहा था। वो एकदम शांत और कॉन्फिडेंट था। फैंग युआन ने सफेद चोगा पहना हुआ था। उसकी ऊँग में एक अजीब सी तेजी थी। उसका जिस्म जख्मी था, लेकिन उसके अंदर लड़ने का जुनून एक ऐसी दिव्या तलवार की तरह उठ रहा था कि उसकी चमक से चूडू भी थोड़ा चिंतित हो गया। यहां कोई आजमाइश से गुजर रहा है, ये क्या हो रहा है? अंदर जो एंशिएंट रूइन बथ है, यूएस में रेकलेस सेवेज का असली मतलब है, वो आजमाइश का इस्तेमाल करके सामने आया है। इस बंदे के पास इतना कमाल का तरीका है, यह इमॉर्टल बनने के प्रोसेस को कॉपी करके रेकलेस सेवेज का असली मतलब हासिल कर सकता है ताकि खुद को बेहतर बना सके। चूडू को पहले तो जबरदस्त झटका लगा, फिर वो खुशी में बदल गया। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू। फैंग युआन भी CHAUE का गया, ये आदमी किसी और की आजमाइश में मदद कर रहा है, जरूर ये रेकलेस सेवेज के असली मतलब के पीछे है। ओ नो, इसने यहाँ का सीन देख लिया है, ये जरूर मेरे पीछे आएगा। फैंग युआन को लैंड स्पिरिट से किलर मूव इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर मिला था, और ये डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। अगर मुझे उसका तरीका मिल जाए तो मुझे चेले पालने और उन्हें इमॉर्टल बनाने की क्या जरूरत है? मैं खुद आजमाइश से गुजरूंगा और रेकलेस सेवेज का असली मतलब खींच लूंगा। आजमाइश ज्यादा स्ट्रांग होगी और मुझे और भी ज्यादा असली मतलब मिलेगा, वही सबसे बेस्ट होगा। मुझे ये तरीका हासिल करना ही होगा, हर हाल में। चूडू अपने मन में चिल्लाया और बिजली की रफ्तार से फैंग युआन की तरफ लपका। यूज डोमिनेशन इमॉर्टल के नाम से जाना जाता था। पहले जब वो रैंक 6 का था, एक तजुर्बेकार लोन इमॉर्टल उससे पंगा लेने आया और उसने यूज मार मार के अधमरा कर दिया। लोन इमॉर्टल ने मदद के लिए और लोगों को बुलाया, लेकिन उन तीनों लोन इमॉर्टल्स का पीछा नए नए बने चूडू ने किया। उसने उन्हें काफी दूर तक भगाया और फिर तीनों को मार डाला। 100 साल बाद चूडू और ल्यू ट्राइब के एक गू इमॉर्टल के बीच झगड़ा हुआ। दर्जन भर लड़ाइयों के बाद ल्यू ट्राइब का गू इमॉर्टल हार गया और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन चूडू ने बिना झिझके यूज मार दिया। इसके बाद ल्यू ट्राइब ने कई गू इमॉर्टल्स को भेजा। चूडू के 2 हाथ 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर पाए। वो कमजोर पड़ गया और कई दशकों के लिए चुप गया। जब वो दोबारा सामने आया तो उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। उसने घूम घूम कर 3 दिन में ल्यू ट्राइब के 18 रिसोर्स पॉइंट्स तबाह कर दिए। ल्यू ट्राइब के 3 गू इमॉर्टल्स ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भागा नहीं। उल्टा उसने उन तीनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करने ही वाला था।
छूडू ने ल्यू ट्राइब की ब्लेस्ड लैंड को घेर लिया और वहां से हिलने से माना कर दिया। ल्यू ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर गुस्से में बाहर निकला, छूडू से काफी देर तक लड़ता रहा। वो एक तजुर्बेकार रैंक 7 एक्सपर्ट था, लेकिन वो छूडू का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिर में यूज छूडू को जाने देना पड़ा। इस लड़ाई के बाद छूडू का नाम दूर दूर तक फैल गया। पूरा गू इमोर्टल वर्ल्ड उसके दबंग स्टाइल के बारे में जान गया। कोई भी गू इमोर्टल यूज हल्का समझने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग उससे पंगा लेने की सोचते थे, उन्हें कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था। लेकिन इस लड़ाई के बाद छूडू काफी लो प्रोफाइल हो गया। वो अकेले में कल्टिवेशन करता और बहुत कम दिखता था। बस हाल ही में हुए नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्शन में वो सबके सामने आया था। ए फ्लैट। ऐसा लग रहा था कि पिछले दिनों में छूडू ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया था और ल्यू ट्राइब को रेकलेस सेवेज के असली मतलब की वजह से हराया था। उसने कुछ गू मास्टर्स को पाला और उन्हें इमोर्टल बनने में मदद की। उसका स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया और उसने अपने खुद के इमोर्टल किलर मूव्स बनाए। जब सही वक्त आया, उसने ल्यू ट्राइब की कमजोरी का फायदा उठाया और उन्हें चैलेंज किया। उसने न सिर्फ अपना बदला लिया, बल्कि एक खौफनाक रेपुटेशन भी बना ली। इन पिछले कुछ सालों से वो सबसे अलग थलग नॉर्दर्न आइसी प्लेन में रह रहा था। रेकलेस सेवेज के असली मतलब नाम के इस बड़े खजाने को खोदने की कोशिश कर रहा था। छूडू ने फैंग युआन को देखा। वो न सिर्फ फैंग युआन का रेकलेस सेवेज के असली मतलब को निकालने का तरीका चाहता था, बल्कि उसके मन में एक नफरत भी थी कि कोई और उसके खजाने पर हाथ साफ कर रहा है। इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा, सीधा हमला कर दिया। वो फैंग युआन को पकड़कर उससे रेकलेस सेवेज के असली मतलब को निकालने का तरीका उगलवाना चाहता था। हालांकि फासला काफी था, लेकिन गू इमोर्टल्स के लिए ये कुछ भी नहीं था। उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। हाँ। छूडू ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, इमोर्टल एपर्चर में बैठे फैंग युआन की तरफ इशारा किया, लेकिन उससे पहले ही एक तलवार की रोशनी उसकी तरफ आई। उसने तेजी से रिएक्ट किया, लेकिन फैंग युआन उससे भी तेज था। लगभग पहले ही पाल में फैंग युआन ने स्वॉर्ड मार्क्स टारगेटिंग डेथ का इस्तेमाल किया और फ्लाइंग स्वॉर्ड इमोर्टल गू को छोड़ दिया। फ्लाइंग स्वॉर्ड आसमान को चीरता हुआ निकला, चमकदार चांदी की रोशनी से जगमगा रहा था। छूडू सीधे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। छूडू हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए। बूम! एक धमाके से हवा फट गई। छूडू के दाहिने हाथ की शक्ल में एक बड़ा सा स्ट्रेंथ पाथ फैंटम ने हवा को निचोड़ दिया। ये एक तूफानी पहाड़ की तरह था, जो तेजी से आगे बढ़ा और फ्लाइंग स्वॉर्ड इमोर्टल गू को पकड़ लिया। फैंग युआन की ईद में हैरानी झलक गई। छूडू का स्ट्रेंथ पाथ फैंटम हाथ उसके जायंट हाथ से काफी मिलता जुलता था, लेकिन साफ था, उसका स्ट्रेंथ पाथ जायंट हाथ न सिर्फ फैंग युआन के हाथ से ज्यादा ताकतवर था, बल्कि ज्यादा फर्तीला भी था। छूडू का स्ट्रेंथ पाथ जायंट हाथ उसके असली दाहिने हाथ के साथ ही हिल रहा था। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमोर्टल गू को पकड़ने के बाद छूडू ने अपनी मुट्ठी बैंड कर ली और सीधे फ्लाइंग स्वॉर्ड इमोर्टल गू को सील कर दिया। फैंग युआन को तुरंत महसूस हुआ कि फ्लाइंग स्वॉर्ड इमोर्टल गू से उसका कनेक्शन बहुत कमजोर हो गया है। छूडू ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी बैंड मुट्ठी खोली तो उसने अपनी हथेली के बीच में खून का एक निशान देखा। यह किलर मूव स्वॉर्ड मार्क्स टारगेटिंग डेथ का असर था। इंटरेस्टिंग, उसने हल्के से कहा। जब तक उसने ये कहा, उसकी हथेली का घाव भर चुका था। वो तरीका मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। छूडू ने ऐलान किया, लेकिन जब उसने अपना सर उठाया तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ए मौके पर फैंग युआन ने अपने जिस्म का निचला हिस्सा काटकर अलग कर दिया। उसने एक खास ब्लड पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया और अपने निचले जिस्म को खून के एक पूल में बदल दिया। वो खून इमोर्टल एपर्चर की दरार में समा गया और पाल भर में स्पेस के यूएस क्रैक को ठीक कर दिया। छूडू ने तुरंत अपने स्ट्रेंथ पाथ जायंट हाथ से हमला किया, लेकिन एक पाल की देरी हो चुकी थी। उसने मौका गवा दिया था। जायंट हाथ कुछ भी नहीं मार पाया। एक टूटते तारे की तरह वो जमीन पर गिरा और वहां दर्जनों मीटर चौड़ा एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। छूडू भारी चेहरे के साथ यूएस जगह पर उड़ा जहां फैंग युआन ने अपना इमोर्टल एपर्चर रखा था। उसके पास इमोर्टल एपर्चर के अंदर घुसने का कोई तरीका नहीं था। डैम इट! इतने सारे लोगों में से मुझे डोमिनेशन इमोर्टल से हाई टकराना था। इमोर्टल एपर्चर के अंदर फैंग युआन का सिर्फ ऊपरी जिस्म बचा था। वो हवा में तैर रहा था। उसके घाव बहुत गहरे थे। उसका निचला जिस्म पहले हाई रिफाइन होकर इस्तेमाल हो चुका था। जबरदस्त दर्द का फैंग युआन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया था। डू एंशिएंट रूइन बैट्स का सामना करते हुए वो एकदम शांत और आत्मनिर्भर बना रहा। मुझे इन दोनों रूइन बैट्स को जल्द से जल्द मारना होगा।
फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा बेहद बेरहम लग रहा था। ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव। उसने इस किलर मूव का लगातार इस्तेमाल किया, लहरी एंशिएंट रूइन बैट से टकरा रही थी। फैंग युआन के सातों छेदों से खून बह निकला, उसका सर चक्कर खा रहा था, वो बेहोश होने की कागर पर था। उसका सर दर्द कर रहा था। ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव एक ऐसा किलर मूव था जिसमें बहुत सारे गू वॉर्म्स इस्तेमाल होते थे। यूज एक्टिवेट करना आसान नहीं था। इतने सारे गू वॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने दिमाग के सारे थॉट्स खर्च कर दिए थे। उसका दिमाग ओवर उसकी हालत में था और अपनी अपचक की दीवारों को बचाने के लिए, एंशिएंट रूइन बैट्स को और तबाही मचाने से रोकने के लिए फैंग युआन को उनके हर हमले को जान लगाकर रोकना पड़ रहा था। एक एक सेकंड सालों जैसा लग रहा था। हर बार जब वो एक एंशिएंट रूइन बद का हमला रोकता, फैंग युआन की उनके सामने अंधेरा छा जाता। यूज यकीन नहीं था कि वो अगला हमला रोक पाएगा या नहीं। वो कुछ और सोच ही नहीं सकता था। उसके दिमाग में जो भी नए थॉट्स बन रहे थे, वो सब उसके जिस्म के सारे गू वॉर्म्स को कंट्रोल करने में लग जाते थे। दोनों तरफ ऐसे थे जैसे मौत के मैदान में योद्धा हो। वो तेज हथियारों से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जो भी पहले हार मानता वही गिरता। ना जाने कितनी देर बाद हवा का एक झोंका आया। फैंग युआन की धुंधली ईंट में थोड़ी सी रोशनी आई। क्या मैं कामयाब हो गया? उसने आसमान में गिरते हुए एंशिएंट रूइन बद को देखते हुए खुद से कहा। जल्दी ही उसके दिमाग में थॉट्स फिर से भर गए। वो आखिरकार फिर से सोच सकता था। उसने आखिरकार एक एंशिएंट रूइन बद को मार डाला था, अभी भी एक बाकी था। फैंग युआन ने अपने सूखे होठे पर जीभ फेरी। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था, लेकिन उस पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था जब वो फिर से उस एंशिएंट रूइन बद की तरफ बढ़ा। इस बार उसके लिए काफी आसान था। अकेले एक एंशिएंट रूइन बद का सामना करते हुए फैंग युआन पर प्रेशर काफी कम था। उसके दिमाग में थॉट्स बढ़ने लगे। वो और चीजें सोच सकता था। वो रूइन बद पर सोच समझ कर हमला कर सकता था। लेकिन उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। अगर एक और एंशिएंट रूइन बद बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और उससे भी बुरा तब होता अगर डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू अंदर आ जाता। अगर ऐसा होता तो फैंग युआन की हालत बहुत खराब हो जाती, शायद मुसीबत में मरने से भी ज्यादा खौफनाक। लेकिन आखिरकार आसमान और धरती की शांत हो गई और फैंग युआन तीसरे एंशिएंट रूइन बद को मारने में कामयाब हो गया। और कोई रूइन बैट्स नहीं बने और चूडू भी वहां नहीं था। मुसीबत टल गई। ली आखिरकार बच गया। फैंग युआन ने कमजोरी से नीचे देखा। ये जगह अब एक बर्फीला मैदान बन चुकी थी। अनगिनत डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर्स यूज घूर रहे थे। गुर्राते हुए उनके चेहरे पर बेरहमी साफ दिख रही थी। शुक्र है मेरा इमॉर्टल एपर्चर काफी बड़ा है और यहां अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है। मैं इन स्नो मॉन्स्टर्स को अभी के लिए रहने देता हूं। ये एपर्चर की दीवारें नहीं तोड़ सकते। फैंग युआन अपने इमॉर्टल एपर्चर के आसमान के पहले लेवल तक ऊपर उड़ा। वो बुरी तरह जख्मी था, उस आराम की जरूरत थी। अपने घावों को भरते हुए उस लड़ाई के लिए भी तैयार रहना था। अगर चूडू ने यहां हमला कर दिया तो ये कोई मजाक की बात नहीं होगी। चैप्टर 1058 ब्लड एसिड इमॉर्टल गू 3 दिन बाद सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर बहुत ही विशाल था। उसका लेआउट 5 रीजन्स और 9 आसमानों जैसा था। आजमाइश से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद फैंग युआन अपने घावों को भरने के लिए 9 आसमानों के पहले लेवल पर ही रुका हुआ था। इस वक्त वो अपने घावों को भरने के एक अहम मोड़ पर था। फैंग युआन खून की एक झील में सैकड़ों फीट नीचे डूबा हुआ था जो एक बड़े से इलाके में फैली हुई थी। वो बुरी तरह जख्मी था। उसकी हालत देखकर दुख होता। उसका पूरा निचला जिस्म कट चुका था, सिर्फ उसका ऊपरी जिस्म खून की झील में था। खून की झील लाइफ फोर्स से भरी हुई थी जो लगातार उसके बड़े घाव में जा रही थी। 3 दिन बाद खून के रंग का एक धुंधला सा साया उसके पैरों और निचले जिस्म की जगह पर दिखाई देने लगा था। अचानक फैंग युआन ने अपनी उंगली खोली। उसकी उंगली खून जैसी लाल थी। जैसे ही उसने उन्हें खोला, ऐसा लगा जैसे खून की यूएस गहरी झील के अंदर बिजली चमक उठी हो। ब्लड पाथ बॉडी रिफाइनमेंट, मेरे इमोर्टल जिस्म को ठीक करो। फैंग युआन अपने मन में चिल्लाया। अनगिनत थॉट्स आपस में टकरा रहे थे। हजारों मोर्टल गू थॉट्स के साथ हर एक में आ गए। वो चमकदार रोशनी से जगमगा उठे। यह मोर्टल गू खून की झील के अलग अलग हिस्सों में रखे गए थे। जैसे ही वो जुड़े, पूरी अंधेरी खून की झील एक तेज लाल रोशनी से चमक उठी। धीरे धीरे इमॉर्टल गू से निकलती रोशनी एक हो गई। एक रैंक 6 इमॉर्टल गू फैंग युआन के जिस्म से निकला, ऊपर की तरफ तैरता हुआ। ये गू एक गोल मोती जैसा था, हंस के अंडे जितना बड़ा। मोती पर अनगिनत निशान जो घूम रहे थे, जैसे कमल के फूलों का एक खेत खिल रहा हो।
या जैसे बादल गरज रहे हो। ब्लड पाथ इमॉर्टल गू, ब्लड एसिड। यह इमॉर्टल गू फैंग युआन के जाने पहचाने गू में से नहीं था, ये पिछले लंग या लैंड स्पिरिट द्वारा बनाया गया एक नया गू था। उसने इसे ट्रेजर येलो हेवन में खरीदी गई ब्लड पाथ गू रेसिपी से बनाया था। ब्लड एसिड इमॉर्टल गू का काम रिफाइनमेंट के दौरान इमॉर्टल मटेरियल्स या गू वॉर्म्स के एक हिस्से को बचाना था। अगर रिफाइनमेंट फेल हो जाती तो इनमें से कुछ इमॉर्टल मटेरियल्स या गू वॉर्म्स को बाद में ब्लड एसिड इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके वापस हासिल किया जा सकता था। जब से यूज यह इमॉर्टल गू मिला था, पिछले लंग या लैंड स्पिरिट ने बहुत सारे रिसोर्सेज बचाए थे। पिछला लैंड स्पिरिट इस इमॉर्टल गू को बहुत कीमती मानता था, वो इसे किसी भी कीमत पर बदलता नहीं। लेकिन पर्सनैलिटी बदलने के बाद नए लंग या लैंड स्पिरिट का सबसे बड़ा मकसद हेरी मेन को आगे बढ़ाना था। यूज गू रिफाइनमेंट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फैंग युआन के साथ सौदा करते वक्त ब्लड एसिड इमॉर्टल गू फैंग युआन के शैतानी चंगुल में आ गया। फैंग युआन ने यूज हासिल किया और बाहर से कोई इमोशन नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। ये गू आम गू इमॉर्टल्स के हाथों में सिर्फ रिफाइनमेंट पाथ में इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन फैंग युआन एक ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर था, वो न सिर्फ इसकी पूरी सहमता का इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि वो इसे इसके असली हैडन से परे अलग अलग तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकता था। जैसे अभी ब्लड एसिड इमॉर्टल गू की वजह से पूरी खून की झील उबलने लगी, जैसे एक ज्वालामुखी जिसके नीचे पिघला हुआ मैग्मा उबलने को तैयार हो। गुद गुद गुद, बड़े बड़े बुलबुले झील की सतह पर तैरने लगे। लाइफ फोर्स की धाराएं ब्लड एसिड इमॉर्टल गू में ऐसे घुसने लगी जैसे चिड़ियां अपने घोंसलों में वापस लौट रही हो। ब्लड एसिड इमॉर्टल गू फैंग युआन के सर के ऊपर तैर रहा था, वो तेजी से घूम रहा था, एक ना खत्म होने वाले ब्लैक होल की तरह। उसने झील की सारी वाइटैलिटी खींच ली। इसके बाद शुद्धिकरण के बाद लाइफ फोर्स की एक धारा जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, जो पारदर्शी बहते पानी जैसी लग रही थी, फैंग युआन के जिस्म में दाखिल हुई। कद कद फैंग युआन की हड्डियां चटक रही थी, ये एक सुकून देने वाली आवाज थी। उसका सूखा हुआ मांस फिर से भर गया, एक गुब्बारे की तरह फूल गया। उसकी त्वचा के घाव पाल भर में गायब हो गए। उसके लंबे काले बाल उगाए, अन पर एक चमक की परत चढ़ गई। सबसे अहम था फैंग युआन के जिस्म का वो बड़ा घाव। उसके निचले जिस्म का पारदर्शी खून के रंग का साया वाइटैलिटी के इंजेक्शन से ठोस रूप लेने लगा। पलक झपकते ही फैंग युआन के गहरे घाव भर गए, उसका मांस वापस आ गया और वो फिर से पूरा हो गया। वुश, फैंग युआन खून की झील से एक तीर की तरह बाहर निकला, हवा में प्रकट हुआ। उसने अपनी चेतना से आसपास का जायजा लिया और संतुष्टि से सर हिलाया। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू से बना ये जिस्म वाकई कमाल का और रहस्यमयी है। मेरे पास हर पद के डाउ मार्क्स हैं, फिर भी वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। इस वजह से मैं किसी भी पद के औषधि तरीकों का इस्तेमाल कर सकता हूं और उनका पूरा असर देख सकता हूं। वरना मैं इतने भयंकर घाव से सिर्फ 3 दिन में कैसे ठीक हो सकता था? फैंग युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्लड एसिड इमॉर्टल गू खून की झील से एक टूटते तारे की तरह निकला और फैंग युआन के हाथों में आ गया। इस इमॉर्टल गू को अपने सामने पकड़कर फैंग युआन ने यूज सराहने भरी नजरों से देखा और फिर उस अपनी छाती पर रख लिया। ब्लड एसिड इमॉर्टल गू फैंग युआन के जिस्म पर रहने लगा, उसके सीने के हिस्से में एक लाल मोती के टैटू में बदल गया। इस तरह का स्टोरेज सुरक्षित नहीं था। अगर फैंग युआन का जिस्म तबाह हो जाता तो ब्लड एसिड इमॉर्टल गू भी नाश हो जाता। इमॉर्टल गू बेहद नाजुक होते हैं, यहां तक कि छोटे बच्चे भी रैंक 9 इमॉर्टल गू को मार सकते हैं। सबसे सुरक्षित उन्हें इमॉर्टल एपर्चर में रखना होता है। लेकिन अभी फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर बाहरी दुनिया में था, वो सिर्फ यही कर सकता था, लेकिन जब तक वो सावधान रहता कोई समस्या नहीं होती। मेरी पिछली जिंदगी के 500 सालों में मुझे लंबी खोज के बाद भी एक भी ब्लड पाथ इमॉर्टल गू नहीं मिला। मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर मेरे पास यूएस वक्त यह ब्लड पाथ इमॉर्टल गू होता तो मैं जिंदगी में कहीं ज्यादा हासिल कर चुका होता। भले ही 10 महान प्राचीन संप्रदाय मुझे घेर लेते, मैं उनसे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ सकता था। फैंग युआन सिर्फ शेख ही नहीं बघार रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास रैंक 6 के पीक की बैटल स्ट्रेंथ थी। उसने 2 आम रैंक 7 गू इमॉर्टल से लड़ाई की थी और जीता था। हालांकि इन नतीजों के पीछे कई कारण जैसे इलाका और अन्य इत्तेफाक, लेकिन एक रैंक 6 होकर रैंक 7 को हराना सच में एक अद्भुत कारनामा था। हाँ, बो किंग और फंग जिउगे के मुकाबले ये एक बहुत ही मामूली उपलब्धि थी। लेकिन अहम बात यह थी, फैंग युआन ने रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को बिना किसी इमॉर्टल गू के हराया था। उसने ब्लड पाथ मॉर्टल गू और मॉर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल करके इतने मजबूत दुश्मनों को हराया था।
उस समय फैंग युआन ब्लड पाथ का इस्तेमाल करके इमोर्टल बना था। उसने न सिर्फ अपने खुद के ब्लड पाथ मॉर्टल गू बनाए थे, बल्कि उसने कई ब्लड पाथ किलर मूव्स भी डिजाइन किए थे। वो या तो बहुत ताकतवर द, या उनके रहस्यमय प्रभाव थे, या वो बहुत ही खूंखार काबिलियत वाले थे। फैंग युआन का ब्लड पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक ब्लड पाथ इमोर्टल गू के। अगर उसके पास वो होता तो वो तेजी से अपने मॉर्टल किलर मूव्स को अनगिनत इमॉर्टल किलर मूव्स में बदल सकता था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती। अपनी पिछली जिंदगी में या पुनर्जन्म के बाद भी फैंग युआन को एक भी ब्लड पाथ इमॉर्टल गू नहीं मिला। पुनर्जन्म के बाद उसने तेजी से तरक्की की, बड़े जोखिम उठाए और बड़ी चुनौतियों का सामना किया। अलग अलग कारणों से उसे एक भी ब्लड पाथ इमॉर्टल गू नहीं मिला। राइटर का नोट: असल में यह हेवंस विल का असर था। अभी हाल ही में यूज आखिरकार लंग या लैंड स्पिरिट के साथ सौदा करके ब्लड एसिड इमॉर्टल गू मिल गया। असल में फैंग युआन इतनी जल्दी अपनी ब्लड पाथ कल्टिवेशन शुरू नहीं करना चाहता था। कोई भी ब्लड पाथ गू इमॉर्टल हेवनली कोड द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता और डेमन जजमेंट बोर्ड पर उसकी लिस्ट बन जाती। ब्लड पाथ बहुत ही हानिकारक था, यहां तक कि डेमोनिक कल्टिवेटर्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। हर कोई उन्हें खत्म करना चाहता था। जब फैंग युआन को ब्लड एसिड इमॉर्टल गू मिला, उसने सोचा, मैं इसका जितना कम इस्तेमाल करूंगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हालत का कुछ पता नहीं होता। आजमाइश के दौरान उसका सामना डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू से हुआ। उसकी जान दांव पर लगी थी। यूज एपर्चर वॉल की दरार को बैंड करने के लिए इमॉर्टल किलर मूव बनाने के लिए ब्लड एसिड इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करना पड़ा। खुद को ठीक करते वक्त भी फैंग युआन ने एक ब्लड पाथ किलर मूव का इस्तेमाल किया। सिर्फ यही हीलिंग टेक्निक उसके घावों को तेजी से भर सकती थी और यूज चूडू के बड़े खतरे से बचा सकती थी। फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट से और मदद नहीं मांगना चाहता था। वो जितना ज्यादा एक्सपोज होता, जानकारी लीक होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से कुछ जानकारियां छुपा रखी थी। उसने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का सबसे बड़ा राज छुपाया हुआ था। फैंग युआन एक ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर था। अपने 500 साल के गहरे अनुभव के साथ ब्लड पाथ मॉर्टल किलर मूव्स को इमॉर्टल किलर मूव्स में बदलना उसके लिए आसान था। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। ये पिछले ही लूलन जैसा नहीं था, जिसे सेल्फ स्ट्रेंथ फैंटम को इमॉर्टल लेवल तक पहुंचाने में इतनी मुश्किल हुई थी। असल में उसने अपनी पिछली जिंदगी में कई ब्लड पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज बनाई थी, लेकिन क्योंकि उसके रिफाइनमेंट पाथ और विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल्स बहुत कम थे, वो अन डिडक्शंस को आगे नहीं बढ़ा पाया। वो बहुत अधूरे थे। ब्लड एसिड इमॉर्टल गू को वापस लेने के बाद फैंग युआन ने खुद से सोचा, 3 दिन बीत गए, चूडू ने हमला नहीं किया। लगता है उसके पास इमॉर्टल एपर्चर के अंदर घुसने का कोई तरीका नहीं है। 3 दिन पहले फैंग युआन ने बुरी तरह जख्मी होने की भारी कीमत चुकाकर एपर्चर वॉल की दरार को बैंड कर दिया था, जिससे चूडू का प्लान फेल हो गया। अगर चूडू के पास कोई तरीका होता तो वो अब तक इस्तेमाल कर चुका होता। लेकिन 3 दिन बीत गए थे। भले ही कुछ तरीकों को तैयारी के लिए वक्त चाहिए हो, उनमें 3 दिन नहीं लगते। इसलिए फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि चूडू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अजीब नहीं था। एक बार इमॉर्टल एपर्चर 5 रीजन्स में रख दिया जाता है। जब तक उसका प्रवेश द्वार खुला ना हो, वो एक छोटी सी जगह में सिकुड़ जाते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। बहरी लोग अंदर नहीं घुस सकते। उस समय जब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, उन्हें फैंग झेंग के ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा था ताकि ब्लड पाथ तरीकों से पता लगाया जा सके कि ब्लेस्ड लैंड कहाँ है। चूडू एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था, जबकि इमॉर्टल एपर्चर्स में घुसने के तरीकों में स्पेस पथ शामिल होता है। फैंग युआन का अंदाजा सही था, लेकिन वो इसके नतीजे में रिलैक्स नहीं हुआ। भले ही चूडू सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में नहीं घुस सकता था, वो पीछे रहकर इस इलाके की निगहबानी कर सकता था। ये एक उम्मीद के मुताबिक स्थिति थी। अगर वो उसके नजरिए से सोचे, एक स्ट्रेंथ पाथ गो इमॉर्टल चूडू जो रेकलेस सेवेज के असली मतलब को पाने के लिए इतना बेताब है, क्या वो इतना बड़ा मौका कभी छोड़ेगा? पिछले दिन जब उसका सामना ल्यू ट्राइब से हुआ, जो एक सुपर फोर्स थी, चूडू ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनके हेडक्वार्टर्स के बाहर दाता रहा जब तक कि ल्यू ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर उससे लड़ने नहीं आया। फैंग युआन अकेला था। वो ल्यू ट्राइब से अपनी तुलना कैसे कर सकता था? भले ही वो लंग या ब्लेस्ड लैंड को भी जोड़ ले, वो ल्यू ट्राइब का मुकाबला नहीं कर सकता था। अनहेरी मैन गू इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ ना के बराबर थी। इसके अलावा भले ही चूडू एपर्चर की दीवारों को नहीं तोड़ सकता था, वो मदद के लिए दूसरों को ढूंढ सकता था। लगता है मैं अभी के लिए यहां फंस गया हूं।
अगर मैं अपना इमोर्टल एपर्चर समेत लून और स्वॉर्ड एस्केप का इस्तेमाल करूं, तो क्या मैं चूडू के पीछे से बच सकता हूं? फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल गू तेज हो सकता है, लेकिन ये एक सीधी लाइन में उड़ता है। मुझे दिशा बदलने के लिए रुकना पड़ेगा, ये एक बड़ी कमी है। आम गू इमोर्टल्स के खिलाफ ये काम कर जाएगा, लेकिन डोमिनेशन इमोर्टल के खिलाफ ये काफी नहीं है। मुझे कम से कम एक इमोर्टल किलर मूव चाहिए। सोचते हुए फैंग युआन पहले आसमान के लेवल के नीचे उड़ा। जब वो आसमान के यूएस हिस्से में पहुंचा जहां वो आजमाइश से गुजर रहा था, स्नो मॉन्स्टर्स ने फैंग युआन को महसूस किया और उस पर गुर्राए। एंशिएंट स्नो मॉन्स्टर्स ने तो अपने हाथ उठाए और उस पर बड़े बड़े बर्फ के गोले फेंके। एक आह भरने के बाद फैंग युआन के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्थली कैलेमिटी खत्म हो गई है, लेकिन ये स्नो मॉन्स्टर्स अभी भी यहां हैं। मुझे अभी के लिए उन्हें इग्नोर करना होगा। वैसे भी इस इमोर्टल एपर्चर में उनके तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल गू है, लेकिन मेरा स्वॉर्ड पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत कम है। ब्लड पाथ तरीकों में ज्यादा उम्मीद है। अब मुझे मोर्टल किलर मूव्स को मॉडिफाई करना चाहिए और एक ब्लड पाथ इमोर्टल किलर मूव बनाना चाहिए जिसमें ब्लड एसिड इमोर्टल गू को हो, जिसे मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैप्टर 1059 किस्मत का बंटवारा वेस्टर्न डेजर्ट। एक रास्ते पर। मारो मारो इन हरमियों को, सारा माल हमारा है। चलो इन्हें लूट लो। गार्ड, हमारी रक्षा करो। अगर ये सामान चोरी हो गया तो क्लैन हमें नहीं छोड़ेगा। लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक रेत के टीले के आसपास डाकुओं का एक गिरोह और काफिले के लोग एक घमासान युद्ध में लगे हुए थे। ये डाकू गिरोह काफी समय से रेगिस्तान में जुर्म कर रहा था। वो सभी ह्यूमन गू मास्टर्स वो खतरनाक और लड़ाई में अनुभवी वो काफी मजबूत थे। व्यापारी काफिले में इंसान कमदर ZYA डिटार फेदमन थे। फेदमन गू मास्टर्स का एक हिस्सा जमीन पर खड़ा सामान की रक्षा कर रहा था, जबकि कुछ आसमान में उड़ रहे थे, डाकुओं से लड़ रहे थे। आग के हमलों की लहरें चल रही थी, तापमान बढ़ रहा था। कभी कभी हवा के चक्के चलाए जाते जो रास्ते या सीधे लोगों को काट देते, जिससे खून खराबा हो रहा था। वेस्टर्न डेजर्ट फायर पाथ और विंड पाथ गू वॉर्म्स से भरा पड़ा था। इन दो पथों के गू मास्टर्स सबसे आम थे। थोड़ी देर बाद डाकुओं का पलड़ा भारी हो गया, उनका नुकसान कम हुआ, लेकिन व्यापारी काफिले को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। हैली सामान के एक ढेर में पड़ा था, उसका जिस्म खून से लथपथ था, उसका चेहरा झुलसा हुआ था। घमासान युद्ध के दौरान यूस पा एक विंड ब्लेड लगा था, उसकी छाती पर एक गहरा और लंबा घाव था, जिससे अभी भी खून बह रहा था। उसका चेहरा इसलिए झुलसा हुआ था क्योंकि उसके पास एक आग का गोला फटा था, उसके गर्म टुकड़े उसके चेहरे पर आ लगे थे। डैम इट, क्या मैं आज यहीं मरने वाला हूं? लड़ाई का मंजर देखकर हेली निराश हो गया। उसने बड़ी मुश्किलों के बाद अपनी कल्टीवेशन की यात्रा शुरू की थी, किस्मत से एक गू मास्टर बना था, लेकिन उस निकाल दिया गया और वो सिर्फ एक आवारा बनकर रह गया। जिंदा रहने के लिए वो इस काफिले में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, लेकिन ये सोचना कि ऐसे व्यापारी काफिले को भी डाकू निशाना बनाएंगे। भागो, ये व्यापारी काफिला तो गया, मैं इनके साथ मरने नहीं वाला। समझदार लोग मेरे साथ भागेंगे। ये फेदमन तो गए, अगर वो जिंदा लौट भी गए तो क्लैन उन्हें मार डालेगा। हार तो पक्की थी। व्यापारी काफिले के सदस्य अपनी जान बचा कर भागने लगे। वो सभी ह्यूमन गू मास्टर्स जिन्हें गार्ड के तौर पर रखा गया था। ये लोग, उन्हें छोड़ दो, अपनी प्राइमीवल एसेंस बचाओ, अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे। फेदमन गू मास्टर्स ने गुस्से से अपने दांत पीसे। ये कैसे हो सकता है? हैली हैरान था। वो बहुत जवान और अनुभवी नहीं था। वो इस बात पर रिएक्ट नहीं कर पाया कि ये ह्यूमन गू मास्टर्स भाग रहे हैं। तुम क्यों नहीं भाग रहे? एक फेदमन गू मास्टर पास आया और हेली को देखा। हैली की सांस फूल गई। उस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो इस फेदमन गू मास्टर को जानता था, वो काफिले का लीडर था। भले ही तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल कम है, कुछ मामलों में तुम अनभागने वाले इंसानों से कहीं बेहतर हो। फेदमन लीडर ने आह भरी, फिर हेली के कंधे पर थपथपाया। उसके हाथ में रोशनी चमकी। उसने हेली के कंधे पर 3 बार थपथपाया, उसके घाव तुरंत भर गए। कमाल है, यह रैंक 4 गू मास्टर की ताकत है। हैली CHAUE का गया। वो अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन फेदमन लीडर पहले ही लड़ाई के मैदान में जा चुका था। फ्रंट लाइंस पहले ही नाजुक स्थिति में थी। फेदमन लीडर को लड़ाई में शामिल होना पड़ा। जैसे हाई रैंक 4 गू मास्टर ने हमला किया, डाकुओं को भारी नुकसान हुआ, कई घोड़ों से गिर गए। डाकू गिरोह में रैंक 4 एक्सपर्ट्स भी थे, लेकिन वो पीछे बैठे
ठंडी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे। फेदरमैन लीडर ने जल्दी ही मैदान को अपने कब्जे में ले लिया। उसने कई दुश्मनों को मार गिराया। हेली बड़े जोश से देख रहा था, जबकि दूसरे फेदरमैन जोर जोर से तारीफ कर रहे थे। लेकिन फेदरमैन लीडर का मन भारी हो रहा था। वो जानता था कि दुश्मन बेरहम है। वो छोटे मोटे लोगों को आगे भेजेकर उसकी प्राइमेवल एसेंस बर्बाद कर रहे हैं। जब असली डाकू एक्सपर्ट्स सामने आएंगे, उसके पास कम प्राइमेवल एसेंस होगी, वो कमजोर पड़ जाएगा। वुश! उसी वक्त दूर से हवा की आवाज सुनाई दी। हवा बहुत तेज और विशाल थी, जैसे किसी देसलत बीस्ट की दहाड़ हो। सबने यूएस तरफ देखा और कोई चिल्लाया, अरे नहीं, यह तो गोल्डन थ्रेड टॉर्नेडो है। वेस्टर्न डेजर्ट के टॉर्नेडोज को उनकी ताकत के हिसाब से गोल्डन थ्रेड, सिल्वर थ्रेड, ब्रॉन्ज थ्रेड और आदि में बांटा जाता था। गोल्डन थ्रेड टॉर्नेडोज सबसे ताकतवर होते थे, यहां तक कि एक रैंक 4 गू मास्टर भी उनमें फंस जाए तो मर जाता। फेदरमैन घबरा गए, डाकू भी घबरा गए, जैसे बारूद में आग लग गई हो। वो जोर से चिल्लाते हुए काफिले की तरफ बढ़े। वो गोल्डन थ्रेड टॉर्नेडो के आने से पहले व्यापारी काफिले को खत्म करना चाहते थे, ताकि कीमती सामान लेकर निकल सकें। टिके रहो, फेदरमैन लीडर चिल्लाया। भले ही टॉर्नेडो खतरनाक था और फेदरमैन गू मास्टर्स के भी उसमें मरने के चांसेस दी, लेकिन वो नेचुरली उठ सकते थे। उनकी हालत इंसानों से कहीं बेहतर होती। ये घमासान युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। हर पाल लोग अपनी जान गंवा रहे थे। हेली सामान के बीच में छिपा हुआ उनकी रक्षा कर रहा था। उसका कल्टिवेशन लेवल कम था। वो एक अहम निशाना नहीं था। डाकुओं ने उस खतरा नहीं समझा। हेली सच में खतरा नहीं था। जब उसकी प्राइमेवल एसेंस खत्म हो गई, तो वो एक शक्तिहीन मॉर्टल से अलग नहीं था। कुछ आग के गोले और हवा के चक्के हेली को लगे, क्योंकि वो सामान के पास था और दोनों ही तरफ सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहते थे। टॉर्नेडो तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहले वो दूर था, लेकिन अब वो लड़ाई के मैदान के काफी करीब आ चुका था। हवाएं गुर्रा रही थी, रेत हवा में उड़ रही थी। जब वो हेली के जिस्म से टकराती, तो यूं सुन्नपन और दर्द महसूस होता। पीछे हटो! भले ही वो नहीं चाहता था, चतुर डाकू लीडर ने आवाज लगाई। पीछे हटने का फैसला किया। डाकू हवा की तरह निकल गए। भले ही वो जख्मी थे और उनकी ऊँ खून से लाल थी, वो तेजी से चले गए। जल्दी इस सामान को यहां से हटाओ। फेदरमैन लीडर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसने फिर भी अपना ध्यान पहले सामान पर रखा। फेदरमैन ने जल्दी से सामान बचाया। किसी ने हेली की परवाह नहीं की। टॉर्नेडो ने हमला कर दिया। हेली खुद को नहीं बचा पाया, वो उसमें खिंच गया। कई फेदरमैन और भारी मात्रा में सामान उसके पीछे पीछे आ गए। हेली टॉर्नेडो में खिंच गया। उसकी आंखों के सामने सब घूम रहा था। उस समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में है। वो एक फूल की तरह था, तूफानी हवाओं के साथ उड़ रहा था। उसकी जान खतरे में थी। बम! उस नहीं पता कि वो एक पत्थर से टकराया या किसी सामान से, लेकिन वो तुरंत बेहोश हो गया। काफी देर बाद वो धीरे धीरे होश में आया। जवान, तुम आखिरकार उठ गए। एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था, धीरे से बोला, आप कौन हैं? हेली अभी भी बेहोशी में था। उसने आसपास देखा और महसूस किया कि वो रेत पर लेटा है। उसके चारों तरफ पत्थर, लाशें और सामान बिखरा पड़ा है। टॉर्नेडो रुक गया। व्यू बच गया। हेली चौ का गया और फिर खुशी से झूम उठा। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता, तो तुम कैसे जिंदा रहते? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए। हेली ने जल्दी से प्रणाम किया, दिल से अपना आभार व्यक्त किया। बूढ़े आदमी ने सराहना में सर हिलाया। अन दिनों, इमोर्टल बनने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। आज जिस टॉर्नेडो में तुम खींचे, वो मैंने ही बनाया था। आखिरकार मैं टिएनजिन से अपनी शर्त हार गया। मरने से पहले मैं अपनी पूरी जिंदगी की असली विरासत तुम्हें सौंप दूंगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, ब्रोकन स्वॉर्ड वैली के अंदर। स्वॉर्ड चीगू कहाँ है? पीछा करो। यह स्वॉर्ड चीगू मेरा है, उस छीनने की सोचना भी मत। गू मास्टर्स का एक झुंड चिल्ला रहा था। वो लोगों की एक नदी की तरह बनकर घाटी में घुस रहे थे। लड़के, हमारा रास्ता मत रोको। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, वो मरेगा। होंग यी ब्रोकन स्वॉर्ड वैली के बाहर था जब उसने पागल गू मास्टर्स के एक झुंड को अपनी तरफ आते देखा। उनमें रैंक 3 और 4 एक्सपर्ट्स भी थे। होंग यी का चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से उनके रास्ते से हट गया। गू मास्टर्स का एक झुंड धूल का तूफान उड़ता हुआ तेजी से होंग यी के पास से गुजर गया। क्या हो रहा है? होंग यी बड़बड़ाया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। पास से गुजर रहे कुछ लोगों की बातें सुनकर उस माजरा समझ में आया। मैंने सुना है वहां एक रैंक 4 स्वॉर्ड चीगू है।
तभी इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। चलो जल्दी, हो सकता है हमें भी एक रैंक 4 स्वॉर्ड चीगू मिल जाए। ख्याली पुलाव मत पकाओ। इस ब्रोकन स्वॉर्ड वैली को बने कितना टाइम हुआ है? शायद वहां सिर्फ एक हाई रैंक 4 स्वॉर्ड चीगू हो। सोचना भी मत। स्वॉर्ड चीगू रैंक 4? होंग यी का दिल कांप गया, उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव आ गया। वो तेजी से घाटी के अंदर भागा। उसने इस घाटी को पहले भी देखा था, लेकिन पहले ये ऐसी नहीं थी। असल में ये टियन माउंटेन की लड़ाई से पहले, जब इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग जागा था, उसने फॉलिंग हेवनली रिवर के नीचे से अनगिनत तलवार की रोशनियां छोड़ दी थी। एक तलवार की रोशनी यहां गिरी, इस पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे इस घाटी का आकार बना। ये थी ब्रोकन स्वॉर्ड वैली की शुरुआत। शुरू में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू मास्टर्स को एहसास हुआ कि यह घाटी जंगली स्वॉर्ड पाथ गू वॉर्म्स पैदा कर रही है। असल में तलवार की रोशनी मामूली नहीं थी। हर तलवार की रोशनी में स्वॉर्ड पाथ डाओ मार्क्स द तलवार की रोशनी यहां गिरने के बाद स्वॉर्ड पाथ डाओ मार्क्स घाटी में उख गए। एक खास जगह बन गई और धीरे धीरे यहां कई जंगली स्वॉर्ड पाथ गू वॉर्म्स पैदा होने लगे। ये बात छुप नहीं सकी और ज्यादा से ज्यादा गू मास्टर्स यहां खजाना ढूंढने आने लगे। पहले किसी को एक रैंक 4 स्वॉर्ड चीगू मिला था, जिससे सबके बीच एक बड़ा हंगामा मच गया। रैंक 4 के जंगली गू वॉर्म्स बेहद दुर्लभ होते हैं। अगर मुझे एक मिल भी गया तो मैं यूज पकड़ नहीं पाऊंगा, ये बहुत खतरनाक है। होंग यी ने सोचा जब वो सावधानी से इस घाटी को एक्सप्लोर कर रहा था। वो भीड़ से दूर चला गया। एक मामूली सी दिखने वाली जगह पर उसने कुछ CHAUE का एन वाला देखा। ये एक आम कीचड़ था जो अपनी खाल बदल रहा था, लेकिन बात यह थी कि कीचड़ की खाल चमक रही थी। होंग यी CHAUE का गया और फिर इस दृश्य को पहचान गया। वो खुशी से झूम उठा, क्या किस्मत है। मैं ठीक उस वक्त पहुंचा जब ये कीड़ा गू बन रहा है। इससे निकलने वाली ऑरा कितनी स्ट्रांग है। क्या ये रैंक 4 है या रैंक 5? होंग यी कीचड़ के खाल बदलने का इंतजार नहीं कर सका। उसने जल्दी से उस अपने हाथों में पकड़ लिया। वो तुरंत एक सुरक्षित जगह पर चला गया, अपनी प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट की और यूज रिफाइन करने लगा। थोड़ी देर बाद वो यूज रिफाइन करने में सफल हो गया। उसे एक बहुत ही अजीब रैंक 5 स्वॉर्ड पाथ गू वर्म मिला। ये काला और हथेली के आकार का था। ये लोहे की एक छोटी सी तलवार की मायन जैसा दिखता था। रैंक 5 स्वॉर्ड शीथ गू। इस गू का क्या फायदा है? भले ही मुझे एक रैंक 5 गू मिल गया, मेरी प्राइमेवल एसेंस इसे एक्टिवेट नहीं कर सकती। होंग यी ने आ भरी जब अचानक उसने एक स्वॉर्ड पाथ गू वर्म को पास की झाड़ी से निकलते देखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ उड़ा और उसके हाथ में स्वॉर्ड शीथ गू के अंदर चला गया। होंग यी CHAUE का गया, पाल भर के लिए उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। सदर्न बॉर्डर, एक अनजान छोटे पहाड़ पर। रात का वक्त था, भारी बारिश हो रही थी। शांग शिनसियाई, तुम्हारी जिंदगी आज यहीं खत्म होती है। एक हट्टा कट्टा आदमी अपने हाथ पीछे किए छोटी की तरफ बढ़ा। वहां 3 गू मास्टर्स अपना बचाव कर रहे थे। एक पुरुष, 2 महिलाएं। एक महिला गू मास्टर बुरी तरह जख्मी थी। वो शांग शिनसियाई की सेविका थी, सियोलैन। दूसरी महिला गू मास्टर के लंबे रेशमी काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। वो बेहद खूबसूरत थी। वो थी शांग शिनसियाई। आने वाले शख्स को देखकर शांग शिनसियाई ने कड़वी मुस्कान दी। शांग बाइशी, सोचा नहीं था कि ये सच में तुम हो। तुम्हें मेरे साथ जानलेवा लड़ाई करने की क्या जरूरत है? शांग बाइशी जोर से हंसा। बाप मर गया, बड़ा भाई मर गया, चाओफंग भी मर गया। बस तुझे मार दूं तो 8वां भाई शांग क्लैन का लीडर बन जाएगा। इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। शांग शिनसियाई ने ये शब्द सुने और उसका जिस्म कांप गया। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने यूं धक्का दिया हो। उसने दुख भरी आवाज में कहा, सिर्फ क्लैन लीडर के पद के लिए? शांग पुलाव सच में इतना बेरहम और जालिम है? शांग बाइशी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुमने पहले 8वें भाई की जान बचाई थी, लेकिन उससे क्या? तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे एहसान का बदला दे और क्लैन लीडर का पद तुम्हें दे दे? HMPH, शांग क्लैन लीडर का पूरे शहर पर अधिकार होता है। तुम्हारी दया बेमतलब की है। तुम 8वें भाई से कैसे मुकाबला कर सकती हो? शांग शिनसियाई ने अपना सर हिलाया। जब मैंने उस बचाया था, मैंने क्लैन लीडर के पद के लिए लड़ने का नहीं सोचा था। बिल्कुल, इसीलिए तुम आज इस हालत में हो। हाँ हाँ हाँ, शांग बाइशी ने जारी रखा। लेडी शिनसियाई, इस कमीने से बात करने की क्या जरूरत है? ये फैन ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में शांग बाइशी के लिए गहरी नफरत और घृणा थी।
यंग मास्टर, ये आपको चले जाना चाहिए। उस सिर्फ मेरी जान चाहिए, मेन यूज दे दूंगी। आप इसमें शामिल नहीं हैं, दखल मत दीजिए, जल्दी जाए। शैंग शिनसियाई ने ये फैन की पीठ पर धक्का दिया, उस जाने के लिए कहा। मैं नहीं जाऊंगा, ये फैन चिल्लाया। लेडी शिनसियाई, आप ही ने मुझे बचाया था। जरूरत में मिली एक बूंद का बदला पूरे झरने से चुकाया जाता है। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? HMPH, कितना टचिंग है। लेकिन तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगे। आज तुम तीनों मरोगे। शैंग शिनसियाई, तुम अभी भी कितनी भोली हो। अगर मैं तुम सबको नहीं मारूंगा तो क्या बचने वाले भविष्य में 8वें भाई की इज्जत खराब नहीं करेंगे? शांग बाइशी ने पास आते हुए कहा। ये फैन ने अपने दांत पीसे। भले ही वो बुरी तरह जख्मी था और सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, वो शांग शिनसियाई के सामने खड़ा हो गया। एक बहादुर आदमी, शांग बाइशी ने टिप्पणी की। फिर एक धक्का दिया और ये फैन जमीन पर गिर गया। अगर तुम अपनी पूरी ताकत में होते तो मुझे तुमसे सावधान रहना पड़ता। लेकिन तुम्हारी प्राइमीवल एसेंस खत्म हो चुकी है, तुम अब कोई खतरा नहीं हो। हा हा हा। शैंग बाइशी हंसते हुए शैंग शिनसियाई के पास पहुंचा। शैंग शिनसियाई ने अपनी आंख बैंड कर ली, किसी भी बेकार के प्रतिरोध को छोड़ दिया। मरने से पहले उसके दिल की गहराइयों में एक आदमी की छवि उभार आई। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं मरने से पहले उसे एक आखिरी बार देख पाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी यूज शांग बाइशी का हमला महसूस नहीं हुआ। शैंग शिनसियाई ने उलझन में अपनी आंख खोली। उसने सिर्फ देखा कि शांग बाइशी उससे कुछ कदम आगे खड़ा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा। वो एक मूर्ति की तरह सख्त हो गया था, उसके चेहरे पर डर का भाव जम गया था। HMPH, सिर्फ कुछ अधिकार और दौलत के लिए तुमने रिश्तों को भुला दिया। तुम सच में शांग क्लैन के लिए एक शर्म हो। एक महिला इमोर्टल प्रकट हुई। आप कौन हैं? शैंग शिनसियाई CHAUE का गई। महिला इमोर्टल ने शांग शिनसियाई को सराहने से देखा, गर्मी से कहा, डरो मत, मैं शैंग क्लैन की एक पूर्वज हूं, शैंग किंग। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम शांग क्लैन की लीडर बनोगी। चैप्टर 1060 पॉट रिवर, किस्मत की जांच। पॉट रिवर एक लंबी, जड़े की बेल्ट जैसी लगती थी। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पूर्वी इलाके में स्थित थी। पॉट रिवर का पानी धीरे धीरे बीता था, एक खूबसूरत गीत की तरह। यह शांत और सामंजस्य से भरा था। यिंगवुजी पॉट रिवर के किनारे खड़ा फंग छनजी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान ही लूलैन, शीनू और ताई बाइयुन शेंग पास में छिपे हुए द यिंगवुजी की सुरक्षा कर रहे थे। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। डू ड्रैगन फ्लाइज नदी के ऊपर उड़ रही थी, कभी कभी पास की पोर्ट ग्रास पर बैठ जाती थी। पॉट रिवर में बहुत सारी पोर्ट ग्रास UGTI थी। इस तरह की घास नदी के नीचे की मिट्टी में गहरी जड़ें जमाए हुए थी, पोषक तत्व खींचती थी। वो लंबी और पतली थी, घास का सिरा नदी की सतह से ऊपर निकलता था। पॉट ग्रास के एक तिनके के सिरे पर एक भूरा फल था। ये फल अभी मुट्ठी के आकार का था, अभी पका नहीं था। फल अंदर से खोखला था और पूरी तरह बैंड नहीं था, उसका सिरा चौड़ा खुला हुआ था। उसी वक्त एक ड्रैगनफ्लाई फल की खुशबू का पीछा करते हुए जल्दबाजी में फल के अंदर घुस गई। उसने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन वो तेज खुशबू से आकर्षित हो गई, वो फिर से बाहर नहीं उड़ी। यिंगवुजी चुपचाप देखता रहा। वो जानता था, कुछ महीनों में और फल उगेंगे, फल बड़े हो जाएंगे, वो और ज्यादा कीड़े मकोड़ों और यहां तक कि मछलियों और झींगों को आकर्षित करेंगे। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, फल आखिरकार बैंड हो जाएगा, और जब वो पूरी तरह पक जाएंगे तो पॉट ग्रास के सिरे भौर बर्तनों की तरह दिखेंगे, कासकर बैंड। और इसके बाद पॉट रिवर का सालाना बाद का मौसम आएगा। बाद के मौसम में पॉट रिवर शांत नहीं रहेगी, पानी तेजी से बहेगा, सारी पॉट ग्रास को बहा ले जाएगा। ये सभी भौर फल नदी में सफर करेंगे, अपनी जगह छोड़कर दूर बह जाएंगे। नदी के दोनों तरफ गू मास्टर्स इन सभी फलों को निकालना शुरू कर देंगे। उन्हें तोड़ने के बाद उन्हें अंदर की मछलियां और कीड़े मकोड़े, साथ हाई पॉट ग्रास के कुछ बीज मिल सकते थे। उनमें से गू वॉर्म्स मिलने का भी चांस था। यह गू वॉर्म्स पॉट ग्रास में सो रहे होते उन्हें आसानी से रिफाइन किया जा सकता था। दास महान प्राचीन सेक्स की एक सुपरफोर्स, विंड क्लाउड मैनर, पॉट रिवर की जिम्मेदार थी। हर साल इस समय वो पॉट रिवर के आसपास एक त्योहार आयोजित करते थे। अनगिनत गू मास्टर्स यहां आकर्षित होते हर उम्र और लिंग के, न सिर्फ विंड क्लाउड मैनर के शिष्य, बल्कि आसपास की सारी फोर्सेस भी इस उत्सव में शामिल होती थी। जब यंगवुजी नदी में पोर्ट ग्रास को देख रहा था, उसकी निगाहें कहीं और भटकने लगी। इमेमोरियल एरा की रोशनी पाने के लिए वो पहले हाई पॉट रिवर में कुछ समय बिता चुका था।
ऊपर से वो शांत और शांतिप्रिय लग रहा था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जमा हो रही थी और ये एहसास समय के साथ और मजबूत होता जा रहा था। मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है, लेकिन वो अभी सील्ड है और इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब तक न्यूज़ दोबारा रिफाइन नहीं कर लेता, मुझ पर हेवंस विल की नज़र रहेगी। हेवंस विल ना सिर्फ चुपके से मेरे इमोशंस को प्रभावित कर सकती है, बल्कि वो साजिश रचकर दूसरों को मुझ पर हमला करने के लिए भी प्रभावित कर सकती है। मेन हेवंस विल को तैयारी का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता। मैं एक ही जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर फंग चैनजी दोबारा नहीं दिखा तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। यिंग वू जी ने मन बना लिया। उसी समय एक हरा साया तेजी से पोर्ट रिवर की सतह पर उड़ता हुआ यिंग वू जी की तरफ आया। ये वही रैंक 6 लेवल का ग्रास पपट अवतार है। सतर्क रहो, किसी भी अनापेक्षित हादसे से सावधान रहो। शैडो सेक्ट के इमोर्टल्स ने संदेश भेजे, अपने दिमाग को केंद्रित किया। ग्रास पपट अवतार ने यिंग वू जी को देखा और घमंड से कहा, इमेमोरियल एरा की रोशनी मेरे पास है, लेकिन मास्टर ने कहा है कि पहले वाली कीमत से काम नहीं चलेगा। तुम्हें यूएस आधार पर 30% और देना होगा। क्या? और 30%? ये तो सीधी सीधी लूट है। इस फंग चांजी की इतनी हिम्मत कि वो दाम बढ़ा दे। कीमत पहले ही बहुत ज्यादा थी और 30% के साथ ये तो हद से ज्यादा है। शीनू और ताई बाई यून शेंग ने चर्चा की। यिंग वू जी भी गुस्से में था, लेकिन कोई चारा नहीं था। यूज इमेमोरियल एरा की रोशनी चाहिए थी। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए इमेमोरियल एरा की रोशनी जरूरी थी, इसका कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद यिंग वू जी ने सर हिलाया। ठीक है, मंजूर है। ग्रास पपट अवतार ने नाक सिकोड़ी, तो चलो सौदा करते हैं। यिंग वू जी पहले से ही पूरी तरह तैयार था। दोनों तरफ ने जल्दी से सौदा कर लिया। ग्रास पपट अवतार ने रकम गिनी और फिर एक संतुष्ट एक्सप्रेशन दिखाया। यिंग वू जी को भारी नुकसान हुआ, उसने बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन आखिरकार यूज इमेमोरियल एरा की रोशनी मिल गई। वो कुल मिलाकर फिर भी खुश था। उसने ग्रास पपट अवतार को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा सौदा था, हमें आगे भी सौदा करना चाहिए। ग्रास पपट अवतार ने कहा, HMPH दोबारा? वो मेरे मास्टर के मूड पर डिपेंड करता है। असल में पहले मास्टर सौदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ समय पहले लंगजी क्यू से एक शर्त हार गए। वो अपने नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, इसलिए मैं आया। तुम्हें ये याद रखना होगा, मेरे मास्टर ने तुम्हें इमेमोरियल एरा की रोशनी बिल्कुल नहीं दी। मैं समझता हूं। असल में आपके मनों में एक बड़ा भंडार है। ये सच में एक खजाने का समंदर है। सिर्फ थोड़ी सी इमेमोरियल एरा की रोशनी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? किसी को पता भी नहीं चलेगा। यिंग वू जी ने विनम्रता से कहा। बहुत हुआ, ये मामला खत्म हुआ, जल्दी से यहां से निकलो, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ग्रास पपट अवतार ने ये कहकर निकल गया। उसके याद दिलाए बिना भी यिंग वू जी पहले ही निकलने के लिए तैयार था। अपने निशान छुपाते हुए 1 लाख ली तक उड़ने के बाद शैडो सेक्ट का गिरोह एक अनजान जंगल में उतरा, आराम करने और ठीक होने के लिए। अभी भले ही हमें इमेमोरियल एरा की रोशनी मिल गई है, फंग चांजी की कीमत बहुत ज्यादा थी, हमने बहुत ज्यादा चुकाया। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए हमें अभी भी दूसरे सहायक इमॉर्टल मटेरियल्स चाहिए। शी नू ने कहा, शुक्र है इमेमोरियल एरा की रोशनी मिल गई है, आगे के मामले आसान हैं। हम डफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताई बाई यून शेंग ने सुझाव दिया। अहम बात यह है, इमेमोरियल एरा की इस रोशनी के हिस्से से तुम कितनी बार रिफाइनमेंट कर सकते हो? हे लूलैन सीधे मुद्दे पर आ गई। जब गु इमॉर्टल्स इमॉर्टल गु को रिफाइन करते हैं, तो सिर्फ एक बैच इमॉर्टल मटेरियल्स काफी नहीं होता। अगर हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल को छोड़ दें और सिर्फ ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल को देखें, तो एक रैंक 6 इमॉर्टल गु को रिफाइन करने के चांसेस अक्सर 1% से कम होते हैं। सिद्धांत रूप से यिंग वू जी और दूसरों को 100 हिस्सों के मटेरियल्स तैयार करने चाहिए थे, लेकिन प्रयोग के बाद सच्चाई और भी कठोर थी, क्योंकि सफलता दर सिर्फ इमॉर्टल मटेरियल्स की मात्रा पर निर्भर नहीं करती थी। कई बार 100 से ज्यादा हिस्सों के इमॉर्टल मटेरियल्स होने के बावजूद रिफाइनमेंट फेल हो सकती थी। इमेमोरियल एरा की रोशनी का यह हिस्सा नो रिफाइनमेंट कोशिशों तक चल सकता है। यिंग वू जी ने रुकते हुए कहा। उसने चुपके से अपने जिस्म में एक इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया। रैंक 6 लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गू। यह इमॉर्टल गू मूल रूप से कीन बाइशेंग का था। इत्तेफाक से, क्योंकि उस इसकी जरूरत थी, शीनू ने इसे हासिल किया और अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद शैडो सेक्ट हार गया और ये लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गू यिंग वू जी को ट्रांसफर कर दिया गया।
ये एक जांच वाला गुवर्म था जो लोगों की किस्मत की जांच कर सकता था। यिंगवुजी की ईंट चमक उठी जब उसने अपने ऊपर देखा। उसका नजरिया अब बहुत अलग था। एक किस्मत का स्तंभ, एक भ्रम जैसा, यिंगवुजी की ईंट में दिखाई दिया। यिंगवुजी CHAUE का गया है। अचानक से मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई? वो पहले ही अपनी किस्मत की जांच कर चुका था, वो बहुत खराब थी। और स्प्रिंग ऑटम सकाडा की कमी की वजह से उसकी किस्मत लगातार कम हो रही थी। लेकिन अब ये उसके शुरुआती आकलन से कहीं बेहतर थी। कहीं ऐसा तो नहीं? यिंगवुजी के दिमाग में एक ख्याल चमका। उसने फैंग युआन के बारे में सोचा। उसने लंग या लैंड स्पिरिट के हाथों में सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में भी सोचा। पहले शैडो सेक्ट ने लंग या लैंड स्पिरिट पर हमला किया और रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन का एक हिस्सा ले लिया। हमने गलती से डॉग शिट लक इमॉर्टल गू को भी नाश कर दिया। लैंग या लैंड स्पिरिट यूज दोबारा रिफाइन करने की तैयारी कर रहा था और अभी हाल ही में वो सफल हुआ है। शायद उसने पहले हाई डॉग शिट लक फैंग युआन को उधार दे दिया है। यिंगवुजी को लगा कि ये सबसे ज्यादा संभावना है। कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि फैंग युआन अपनी आजमाइश से गुजर चुका है। क्योंकि शैडो सेक्ट का अभी भी एक हेरी मैन गू इमॉर्टल गद्दार लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर बाकी था। जरूर यही बात है। मूल रूप से फैंग युआन ने अपनी किस्मत कई लोगों से जोड़ रखी थी, उस बराबर बांट दिया था। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद मेरा जिस्म फैंग युआन का है, जबकि उसके पास अभी भी उसकी आत्मा है। दोनों जुड़ी हुई किस्मत में शामिल हैं। जब वो अपनी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए डॉग शिट लक इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करेगा तो ये पानी की तरह नीचे बहेगी। ये फैन, हाली, होंगी और ही लूलैंड की तरफ जाएगी। और इन चारों लोगों की किस्मत मेरे जिस्म से जुड़ी है, इसलिए मुझे भी इसका फायदा हुआ। तभी मैं पहले इतनी देर बिना किसी नतीजे और कम उम्मीद के इंतजार कर रहा था। लेकिन अब फंग चानजी अचानक लंगजी क्यू से एक शर्त हार गया और उस पैसों की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने मेरे साथ सौदा किया और मुझे इमेमोरियल एरा की रोशनी मिल गई। सोचने के बाद यिंगवुजी को फैंग युआन की अपर मूल्य का पता चला। उसके इमॉर्टल एपर्चर को हर 2 महीने में आजमाइश से गुजारना पड़ता है। उसने अपनी किस्मत बढ़ाने और अर्थली कैलेमिटी की ताकत कम करने के लिए जरूर डॉग शिट लक का इस्तेमाल किया होगा। इस तरह मुझे इसका फायदा मिल सकता है। मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स जाकर लॉन्जेविटी हेवन से किस्मत उधार मांगने की जरूरत नहीं है। भले ही वो जानता है कि इससे उसके दुश्मन मजबूत होंगे, उसके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की आपदाएं और आजमाइशें तर्क से परे हैं, उस हर संकट से बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। हालांकि उसने नॉर्दर्न आईसी प्लेन में आजमाइश से गुजरने का फैसला किया। ये सच में एक समझदारी भरा कदम था। हेवंस विल यूज निशाना बना रही है, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। ये जरूर अर्थली कैलेमिटी को मजबूत करेगी। लेकिन नॉर्दर्न आईसी प्लेन में आजमाइश से गुजरने पर रेकलेस सेवेज का असली मतलब ने हेवंस विल के एक हिस्से की जगह ले ली। इसने खतरे को काफी हद तक कम कर दिया। HMPH, उम्मीद है तू इससे बच निकलेगा। एक दिन में अपना जिस्म तुझसे वापस ले लूंगा। अनजान जंगल में थोड़ी देर रुकने के बाद यिंगवुजी और दूसरे अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़े। यिंगवुजी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके पास समय कम था, ना सिर्फ इसलिए कि उसके मुख्य जिस्म की बची हुई आत्मा सपनों के क्षेत्र में फंसी हुई थी, हर समय बड़े खतरे का सामना कर रही थी। यूसेस अच्छी किस्मत का फायदा उठाकर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करना था, क्योंकि सफलता के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न आईसी प्लेन। मास्टर, हमें यहां और कितनी देर रुकना पड़ेगा? नए नए बने स्ट्रेंथ पाथ रैंक 6 गू इमॉर्टल ने डरते डरते पूछो। चूडू बर्फील मैदान पर खड़ा था। वो जमीन पर अपने बनाए हुए हाथ के निशान को देख रहा था, आह भरते हुए। उसने अपने शिष्य को जवाब नहीं दिया, वो गहरे पछतावे में डूब गया। वे पहले जल्दबाजी कर गया, बिना सोचे समझे उस पर हमला क्यों कर दिया, जबकि वो रेकलेस सेवेज के असली मतलब को निकालने का तरीका जानता है। मेरे लिए ये तरीका हासिल करना आसान नहीं होगा, चाहे वो एक इमॉर्टल किलर मूव हो या एक इमॉर्टल गू हाउस। भले हाइमेन यूस मार दूं, मुझे उसकी आत्मा को खुद से फटने से रोकना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। मैं ताकत हासिल करने का ये बड़ा मौका खो दूंगा। मुझे और सावधानी से काम लेना चाहिए था। कम से कम जोर जबरदस्ती करने से पहले मुझे विनम्र होना चाहिए था। अभी दूसरी पार्टी ने दरार को ठीक कर लिया है और इमॉर्टल एपर्चर में छिपी हुई है। वो जगह बचाव के लिए आसान लेकिन हमला करने के लिए मुश्किल है। मेरे पास अंदर घुसने का कोई तरीका नहीं है। अभी भी स्थिति को संभालने में देरी नहीं हुई है। शायद मैं उससे बात कर सकता हूं। हाँ, मेरे पास अभी भी उसका स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू है। ये बातचीत के लिए एक अच्छा पॉइंट है।
चैप्टर एंड।